अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। बेटा आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एसी थ्रू एन इंडक्टर, लेक्चर नंबर 4 में। ठीक है, इंडक्टर बेटा क्या होता है, आपने इसकी डेफिनेशन पहले भी पढ़ी हुई है कि इंडक्टर हम जो है वो कैसे डिफाइन करते हैं। इंडक्टर क्या होता है, एक आपके पास थिक कॉपर वायर होती है, ठीक है, उसको हम वाउंड कर देते हैं किसी इंसुलेटर के ऊपर। मान लीजिए कि ये मेरे पास क्या है, इंसुलेटर है, मैं इसके ऊपर वायर को वाउंड कर रहा हूँ, लपेट रहा हूँ। ठीक है, नंबर ऑफ टर्न्स उसकी क्या है, n नंबर ऑफ टर्न्स है। ठीक है, हम इसको क्या बोलते हैं, ये आपके पास क्या कहलाता है, सोलेनॉइड, और इसी को ही हम क्या बोलते हैं, इंडक्टर बोलते हैं। ठीक है, यानी आपने क्या किया, इसको जरा वैसे जस्ट इसको सिंपली आपने समझने के लिए यहाँ पर कंसिडर करना है कि आपके पास बेटा ये क्या था, एक सोलेनॉइड था, ये इंसुलेटर था, और इस इंसुलेटर के ऊपर आपने एक वायर को लपेट दिया है ऐसे, और इसके बाद आपने इस इंसुलेटर को सेपरेट कर लेना है, और आपके पास जो वायर बचेगी उसको हम क्या बोलते हैं, इंडक्टर या सोलेनॉइड का नाम देते हैं। तो इंडक्टर को पहले डिफाइन किया गया है, एन इंडक्टर इज यूजुअली इन द फॉर्म ऑफ कॉइल और अ सोलेनॉइड। ठीक है, ये कॉइल या सोलेनॉइड की फॉर्म में होता है। वो क्या होता है कि एक थिक कॉपर वायर को थिक वायर को हम क्या करते हैं, वाउंड कर देते हैं, लपेट देते हैं। ठीक है बेटा, हमने जो यहां पर बेटा जो वायर आज के लेक्चर में डिस्कस कर रहे हैं, इस वायर की जो रेजिस्टेंस है वो बेटा ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है, क्योंकि हम एक ऐसी वायर इस्तेमाल कर रहे हैं जिसका एरिया क्या है, लार्जर है, थिक हम जो है वो वायर इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, ये चीज़ आपने अपने माइंड में रखनी है। रेजिस्टेंस तो होती है लेकिन उसकी रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा कम है, ऑलमोस्ट इक्वल टू नेग्लिजिबल है। ठीक है, अब बेटा मैं आपको जो इस लेक्चर को जो है वो यहाँ से जो मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ, उसमें कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो कि आपको वो क्लियर होनी ज़रूरी है। वैसे इसके रिलेटेड आप चैप्टर नंबर 15 में ऑलरेडी डिस्कस करके आ चुके हैं। मैं उसको जस्ट रिकॉल करवाऊंगा, उस कॉन्सेप्ट को मैं जस्ट आपके सामने सिर्फ एक दफ़ा फिर जो है वो रिवाइज करवाऊंगा। बेटे उसको अच्छे से समझने के लिए आप यहाँ पर मान लीजिए कि ये एक क्या है, इंडक्टर है, जिसकी इंडक्टेंस क्या है, L है। ठीक है, लार्जर इंडक्टेंस है, नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा है, इंडक्टेंस क्या है, लार्जर है। ठीक है, आपने उसके साथ एक बैटरी अटैच की हुई है और एक स्विच है। अभी स्विच ऑफ है, कोई करंट नहीं है, कोई मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसके अंदर नहीं होगी, ये बात आप मानते हैं। मैं जैसे ही यहां पर बेटा इसको स्विच को ऑन करूंगा, क्या होगा, आपके पास करंट फ्लो करेगा। करंट फ्लो करते साथ ही इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जनरेट होना शुरू हो जाएंगी, और आप यहां पर बेटा ये देख सकते हैं कि आपके पास ये जो मैंने ब्लू कलर में शो की हुई है, ये क्या है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं। आपका फ्लक्स जनरेट होना शुरू हो चुका है, मैग्नेटिक फ्लक्स। ठीक है बेटा, ओके, अब यहां तक ये चीजें वही हैं जो कि हम ऑलरेडी डिस्कस करके आ चुके हैं। नाउ अगर बेटा मैं आपसे ये कहता हूं कि आप इसका ये जो स्विच है आप इसको ऑफ कर दीजिए, आप इस स्विच को ऑफ कर दीजिए, तो आपके पास बेटा क्या होगा, करंट फ्लो होना बंद होगा। ठीक है, करंट फ्लो होगा, करंट फ्लो होना बंद होगा, करंट जीरो पे जाएगा। क्या करंट जीरो पे जाने पे क्या मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ क्या आपकी फौरन से जीरो पे चली जाएगी? नहीं, ऐसा नहीं है। आप बेटे एक काम कीजिए, वो ये कि आप यहां से इस बैटरी को हटा दीजिए। ठीक है, बैटरी जब आप हटाएंगे तो यहां पर अब आपको कोई भी वोल्टेज सोर्स नजर नहीं आ रहा है। इसका मतलब है कि आपका करंट फ्लो होना क्या हो गया है, बंद हो गया है। करंट फ्लो होना बेटा जैसे ही बंद हो चुका है, लेकिन आप देखेंगे कि यहां पर ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स जो है ये अभी भी है, बहुत कम टाइम के लिए बेटा ये वहां पर रहता है, और स्लोली स्लोली क्या होता है, डिक्रीज होता है। अब एक आप लोगों ने चीज पढ़ी हुई है, वो क्या पढ़ी हुई है कि कहीं पर भी अगर फ्लक्स चेंज हो जाए,
पहले यहां पर फ्लक्स क्या था बेटा, जीरो था। आपको याद है ना, मैंने पहले बताया कि यहां पर पहले स्विच ऑफ था, करंट जीरो था। आपका पहले बेटा करंट जीरो था, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी क्या थी, जीरो थी। मैग्नेटिक फील्ड जीरो था तो फ्लक्स भी जीरो था, ठीक है ना। आपने फिर उसके बाद स्विच ऑन किया था, करंट फ्लो किया था, करंट फ्लो होते साथ ही मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जनरेट हुई थी, फ्लक्स जनरेट हुआ था, ठीक है ना। मतलब आपका फ्लक्स जीरो से कहां पर गया था, मैक्सिमम पे गया था। तो फ्लक्स चेंज होते साथ ही आपने बेटा एक चीज पढ़ी हुई है कि कहीं पर भी फ्लक्स चेंज हो जाए, किसके लिहाज से, वक्त के लिहाज से, तो वहां पर क्या चीज जनरेट हो जाती है, ईएमएफ। और वो ईएमएफ बेटा क्या होती है, ईएमएफ। और वो ईएमएफ बेटा क्या होती है, आपके उस कॉज की के क्या होती है, ऑपोजिट डायरेक्शन में होती है। मैं इसकी डिटेल में नहीं जाऊंगा, मैं जस्ट आपको जो सिर्फ सिंपल बताना चाह रहा हूं वो ये है कि यहां पर बेटा ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की जो तादाद वो पहले जो कि चेंज हुई थी, ठीक है। और बेटा एक अब इंपॉर्टेंट बात आपने बहुत तवज्जो से सुननी है कि जब यहां पर करंट फ्लो किया था, करंट फ्लो होते साथ ही यहां पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आपके सामने आपको नजर आ रही हैं। अब यहां पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मैक्सिमम पे हैं जब करंट फ्लो कर रहा था। लेकिन बेटे जैसे ही आपने यहां से बैटरी हटा दी, अब करंट फ्लो होना बंद हो गया है, आपका ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की तादाद बेटे क्या हो जाएगी, कम होना शुरू हो जाएगी। यानी आपका फ्लक्स कम हो रहा है। जब फ्लक्स कम हो रहा हो तो फ्लक्स तो चेंज हो रहा है, और जब भी फ्लक्स चेंज हो तो इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट होती है, और इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या चीज पैदा करती है, करंट पैदा करती है। तो बेटे आप देखेंगे कि यहां से वोल्टेज हटाने, यहां से बैटरी हटाने के बाद भी कुछ ना कुछ करंट फ्लो किया है। यही वो करंट बेटा ये क्या है, हालांकि आपका जो यहां पर बैटरी हटा दी थी, करंट तो फ्लो होना बंद हो जाना चाहिए था और वो हो चुका था, लेकिन इस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से यही बेटा वो जो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ जो है, यही आपकी इस इंडक्टर के अंदर या इस सोलेनॉइड के अंदर स्टोर होती है, जो कि आपने चैप्टर नंबर 15 में पढ़ा था, एनर्जी स्टोर्ड इन एन इंडक्टर। तो एक चीज आपने नोट की, वो क्या कि जब आपका बेटा वोल्टेज जीरो हो चुका था, तब भी आपका करंट क्या फ्लो कर रहा था, मूव कर रहा था उसके अंदर। और जब आपने बैटरी हटाई थी तो आपका वहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस थी वो मैक्सिमम पे थी, फ्लक्स चेंज वहां से मैक्सिमम पे हुआ था, जिसकी वजह से करंट क्या होगा बेटा, मैक्सिमम होगा। तो आपका करंट क्या हो जाएगा, मैक्सिमम पे पहुंच जाएगा, ठीक है। ये क्योंकि बेटा ये जो बेस है ये आपको बनानी बहुत ज्यादा जरूरी थी, तो मैंने उसी को ही थोड़ा सा आपको बताने की जो है वो ट्राई की है कि इसको जो है वो बेटा जस्ट ये समझाने के लिए था, ठीक है। नाउ अब बेटा ये एक चीज जो कि मैं बता चुका हूं, सपोज दैट द रेजिस्टेंस ऑफ द इंडक्टर इज वेरी स्मॉल सो दैट द इंड्यूस्ड ईएमएफ और बैक ईएमएफ इज इक्वल टू द अप्लाइड वोल्टेज। बेटे देखें यहां पर हम मान लीजिए कि ये एक इंडक्टर है और इसके साथ सोर्स ऑफ वोल्टेज है। ये कौन सा है, साइनोसॉइडल वोल्टेज है। ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज सोर्स हमने बेटा यहां पर अटैच किया हुआ है, ठीक है। अब ये बात बेटा, एक बात आप जानते हैं, ये सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ के अंदर, सेल्फ इंडक्शन के अंदर बेटा आपने एक चीज पढ़ी थी चैप्टर नंबर 15 में, अगर नहीं पढ़ी है तो ये आपको वहां से सीखनी चाहिए कि इंडक्टर के अंदर जब भी आप करंट के अंदर चेंज लाते हैं तो वहां पर एक इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट होती है। बेटे यहां पर इंड्यूस्ड ईएमएफ के केस के अंदर आपके पास यहां पर एक नेगेटिव साइन भी होता है, लेकिन हम उसको क्या कर रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं, ठीक है। अगर बेटा आपकी रेजिस्टेंस, ये जो लाइन यहां पर लिखी हुई है ना, इसका मैं मतलब बताने लगा हूं कि अगर आपके इंडक्टर की रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा कम है, स्मॉल है, यानी इसकी रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा स्मॉल है, तो बेटा फिर याद रखना कि इसके अंदर यहां पर जो ईएमएफ इंड्यूस्ड होगी वो ईएमएफ आपकी अप्लाइड वोल्टेज के बराबर होगी, ठीक है। तो फिर इसका मतलब है कि मैं यहां पर क्या लिख सकता हूं कि मेरी ये जो ईएमएफ है ये बेटा किसके बराबर होगी, ये तो अप्लाइड वोल्टेज के बराबर होगी। तो आप यहां पर इसकी वैल्यू पुट कर दीजिए, तो V इज इक्वल टू L इंटू डेल्टा I ओवर डेल्टा T। अब बेटा देखें ये L क्या है, सेल्फ इंडक्टेंस कांस्टेंट,
और कांस्टेंट और इक्वल का साइन जब आप आपस में मिलाते हैं तो आपके पास क्या चीज जनरेट हो, क्या हम उसको किसके बराबर लिख सकते हैं, हम उसको किससे रिप्लेस कर सकते हैं, प्रोपोर्शनैलिटी साइन से। तो बेटे आप यहां पर देख सकते हैं कि मैं यहां पर ऐसे लिख सकता हूं कि वोल्टेज इज प्रोपोर्शनल टू द चेंज इन करंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अब बेटा ये जो चीज मैंने लिखी हुई है ना, इसको अगर कोई मतलब कि एक नॉर्मल आप किसी से भी मतलब आप कहते हैं कि इसको आप देखें तो वो क्या इसको पढ़ के क्या उसके माइंड में आ सकता है, या आप इसको देख के अपने माइंड में क्या ला सकते हैं। बेटे आपके माइंड में फौरन आना चाहिए कि ये क्या चीज है, इसको बोलते हैं बेटा चेंज इन करंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। और आपका जो वोल्टेज है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, चेंज इन करंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। और बेटा ये पिछले लेक्चर में आपने एक चीज जो है वो डिस्कस की थी कि डेल्टा आई ओवर डेल्टा टी, किसी भी चीज के अंदर चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम हम उसको किसके बराबर लिख सकते हैं, स्लोप के बराबर लिख सकते हैं। तो बेटे यहां पर मैं डेल्टा आई ओवर डेल्टा टी को मैं किसके बराबर ले सकता हूं, स्लोप के बराबर ले सकता हूं। इसको बेटा मैं किसके बराबर ले सकता हूं, स्लोप के बराबर ले सकता हूं। कि ये क्या चीज है, इसको बोलते हैं बेटा चेंज इन करंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। और आपका जो वोल्टेज है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, चेंज इन करंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। और बेटा ये पिछले लेक्चर में आपने एक चीज जो है वो डिस्कस की थी कि डेल्टा आई ओवर डेल्टा टी, किसी भी चीज के अंदर चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम हम उसको किसके बराबर लिख सकते हैं, स्लोप के बराबर लिख सकते हैं। तो बेटे यहां पर मैं डेल्टा आई ओवर डेल्टा टी को मैं किसके बराबर ले सकता हूं, स्लोप के बराबर ले सकता हूं। इसको बेटा मैं किसके बराबर ले सकता हूं, स्लोप के बराबर ले सकता हूं। अब बेटा हम इसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की तरफ जो है वो आना चाहेंगे। बेटे देखें मैं यहां पर कौन सा वोल्टेज अप्लाई कर रहा हूं, साइनोसाइडल वोल्टेज अप्लाई कर रहा हूं, ओके। तो मैं अभी आपके सामने जो ग्राफ बनाने लगा हूं, बेटे ये ग्राफ क्या है, ठीक है, ये मैंने आपके सामने जो है वो बेटा एक ग्राफ बनाया है। ये ग्राफ आपके वोल्टेज सॉरी ये जो बेटा, क्योंकि देखें हमने बेटे हम क्योंकि यहां पर कौन सा सोर्स अप्लाई कर रहे हैं, ऑल्टरनेटिंग, तो इसके अंदर करंट भी कौन सा फ्लो करेगा, ऑल्टरनेटिंग, ठीक है। बेटे मुझे एक चीज का पता है कि अगर मैं करंट की मतलब ये स्लोप किसको डिफाइन कर रही है, करंट के अंदर चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम। मैं बेटा अलोंग एक्स एक्सिस में क्या ले रहा हूं, टाइम, ठीक है, और इसके अलोंग मैं वोल्टेज या करंट की जो है वो वैल्यूज को मैं डिस्कस करूंगा। बेटे मुझे अपनी स्लोप निकालनी है, ठीक है, स्लोप किसके बराबर है, चेंज इन करंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अब मुझे देखना है कि मेरा करंट किस नेचर का है। बेटे मेरा करंट यहां पर जो फ्लो कर रहा है वो है ऑल्टरनेटिंग। तो ऑल्टरनेटिंग की इक्वेशन क्या होती है, I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी। तो बेटे आपका जो करंट है ऑल्टरनेटिंग वो किसका फंक्शन है, साइन फंक्शन है, ठीक है। और साइन का कोई फंक्शन हो तो वो साइनोसाइडल वेव बनाता है, वो मैंने आपके सामने जो है वो यहां पर वेव बना दी है। ये बेटे किसको रिप्रेजेंट कर रही है, करंट को रिप्रेजेंट कर रही है, ये बात आपने माइंड में रखनी है। बेटे ये इसका क्या है, ओ पोजीशन है, ये क्या है मैक्सिमम वैल्यू, और इसको मैं ए पॉइंट से शो कर रहा हूं, दिस इज पॉइंट बी, सी एंड डी, ई एंड एफ, ठीक है, अप टू सो ऑन। बेटे देखो मुझे लेनी है स्लोप, तो मैं स्टार्टिंग से ही इस पॉइंट पर क्या ले लेता हूं, स्लोप ले लेता हूं। आप अगर बेटा यहां पर देखें तो आपकी स्लोप जो है वो इस पॉइंट पर कुछ इस डायरेक्शन के अंदर आ रही है, ठीक है, मतलब आपकी इस पॉइंट पर जो स्लोप आ रही है वो बेटे किस तरह आ रही है, वो इस तरह आ रही है, आपकी स्लोप ऐसे आ रही है। और आपने पिछले लेक्चर के अंदर बेटा ये बात डिस्कस की थी कि जब भी आपकी स्लोप इस तरह आए तो यहां पर एक पर्सन को बेटा चढ़ना क्या है, मुश्किल है, ठीक है, यहां पर चढ़ना क्या है, मुश्किल है। तो यहां पर आपकी स्लोप क्या है, पॉजिटिव एंड हाई। यहां पर आपकी जो स्लोप का जो आंसर आ रहा है, इस पर्सन को यहां पर चढ़ना क्या है, बहुत मुश्किल है। सो दैट्स व्हाई हम कहेंगे कि यहां पर स्लोप की वैल्यू क्या है, मैक्सिमम है। तो बेटे अगर आपकी स्लोप मैक्सिमम है, ठीक है, तो स्लोप ये चीज क्या है बेटा, इसको हम स्लोप कहते हैं। तो आपकी स्लोप अगर मैक्सिमम है तो उस पॉइंट पर आपका वोल्टेज क्या होगा, मैक्सिमम होगा। इस पॉइंट पर आपका अगर बेटा स्लोप मैक्सिमम है तो फिर वोल्टेज मैक्सिमम पे होगा, ठीक है बेटा। अब
आप जानते हैं कि वोल्टेज की इक्वेशन क्या होती है बेटे? वोल्टेज की इक्वेशन होती है V इज इक्वल टू वी नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी या थीटा। तो कौन सा ऐसा एंगल है कि जिस एंगल पर साइन अपनी 1 वैल्यू शो करता है? 90 यानी π/2। तो अगर बेटा मैं साइन ऑफ 90 पुट करूं तो साइन 90 क्या होता है? 1 होता है। या इसको मैं ऐसे सिंपल लिख सकता हूं V इज इक्वल टू वी नॉट, यानी आपके वोल्टेज मैक्सिमम वोल्टेज पे आ सकते हैं किस एंगल पर? 90 डिग्री के एंगल पर। तो बेटे 90 डिग्री का एंगल पर आप यहां पर देख सकते हैं कि बेटे आपका ये वाला वो एंगल बनता है जिसको हम π/2 या 90 डिग्री कहते हैं। तो फिर आपके वोल्टेज को बेटा कहां से स्टार्ट होना चाहिए? आपके बेटा वोल्टेज को यहां से स्टार्ट होना चाहिए, ऐसे, ठीक है। और आप बेटा यहां पर देख सकते हैं कि एट पॉइंट O, ठीक है, यहां पर मैंने ये लिख भी दिया है, द स्लोप इज मैक्सिमम एट पॉइंट O। O पॉइंट पर आपकी स्लोप क्या है? मैक्सिमम है। सो V इज मैक्सिमम एट O। आपका इस पॉइंट पर वोल्टेज क्या होगा बेटा? क्योंकि ब्लैक इसको शो कर रहा है वोल्टेज को, और वो V क्या है? मैक्सिमम पे है, ठीक है। तो अभी आपको बेटा याद होगा जब हमने लेक्चर स्टार्ट किया तो हमने क्या कहा था कि जब आपका वोल्टेज 0 भी हो जाए तब भी आपका करंट क्या रहता है? आपका जब वोल्टेज 0 भी हो जाए तब भी आपका करंट क्या रहता है? मैक्सिमम रहता है। तो जरा गौर से देखिएगा, आपका बेटा यहां पर देखो, वोल्टेज जब आके इस पॉइंट पर 0 पे जा रहा है, यानी इस पॉइंट पर आपका वोल्टेज क्या है? 0 पे है, तो इस पॉइंट पर आपका करंट क्या है? मैक्सिमम पे है। इस आप मतलब कि इस ग्राफ में कहीं पर भी देख लीजिए, देखें यहां पर देखें, इस पॉइंट पर जब करंट बेटा आपका करंट 0 पे है तो वोल्टेज क्या है? मैक्सिमम पे है। और जब वोल्टेज 0 पे गए हैं तो करंट क्या है? मैक्सिमम पे है, ठीक है। तो ये वही बातें हैं जो कि हमने पहले थ्योरेटिकल देखा था, अब हम बेटा उसको क्या कर रहे हैं? मैथमेटिकली प्रूव कर रहे हैं। तो आपने एक चीज नोट की है कि जब वोल्टेज 0 पे आ चुका है तो आपका करंट कहां पर चला जा चुका है? मैक्सिमम पे जा चुका है। यानी जिस समय आपका वोल्टेज 0 पे है तो आपका करंट क्या है बेटा? इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर आपका करंट क्या है बेटा? मैक्सिमम पे है, ठीक। जब आपका करंट 0 पे पहुंचेगा तो आपका वोल्टेज मैक्सिमम हो जाएगा, बट ऑपोजिट डायरेक्शन के अंदर, ठीक है। तो बेटा एक चीज आपने यहां पर नोट कर ली है कि जिस वक्त आपका करंट 0 पे था आपका वोल्टेज क्या था? मैक्सिमम पे था। तो आपका ये जो ग्राफ है ये जिस पॉइंट पे स्टार्ट हो रहा है, आप उस पॉइंट पे इजीली अपनी वेक्टर रिप्रेजेंटेशन जो है वो उसको समझ सकते हैं और बना सकते हैं। वो कैसे? कि बेटे जब आपका करंट 0 पे है तो वोल्टेज कहां पे है? मैक्सिमम पे है। तो इसका मतलब क्या है कि आपका वोल्टेज बेटा लीड कर रहा है और करंट क्या कर रहा है? लैग कर रहा है। तो ये बेटा इसके दरम्यान में कितने एंगल के डिफरेंस के ऊपर? 90 डिग्री एंगल डिफरेंस के ऊपर बेटा ये सारा जो है वो काम हो रहा है। अच्छा बेटा, जो इंडक्टर होता है इसकी जो रेजिस्टेंस होती है उसको बेटा हम नॉर्मली रेजिस्टेंस से नहीं शो करते हैं, उसको बोलते हैं कैपेसिटिव इंडक्टिव रिएक्टेंस। क्या बोलते हैं? इंडक्टिव रिएक्टेंस, ठीक है। तो इंडक्टिव रिएक्टेंस बेटा इसके आप ना डिफरेंट आगे पॉइंट्स पर इसको आप इसकी जो थ्योरी है आप उसको यहाँ पर जो है वो लिख सकते हैं, वो आपने बुक से देखना है या आप खुद भी अब जहाँ से जो है वो देख के लिख सकते हैं। जो तरीका यही है, ठीक है, जिस तरह मैंने ये वाला आपको थ्योरी लिखी है, ठीक है। दिस इज द वेक्टर रिप्रेजेंटेशन। अब बेटा जो XL होता है वो क्या होता है? दैट इज ओमेगा L, और ओमेगा क्या है? 2 पाई f इंटू L। तो बेटे XL किसके बराबर आ जाएगा? 2 पाई f इंटू L, ठीक है। तो बेटे XL आपका ये भी कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट फॉर दिस केस। तो XL इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी। यानी अगर आप फ्रीक्वेंसी को बेटा बढ़ाते हैं तो आपकी इंडक्टिव रिएक्टेंस भी जो है वो क्या होती है? बढ़ती है। अगर आप फ्रीक्वेंसी को कम करते हैं तो इंडक्टिव रिएक्टेंस भी बेटा क्या हो जाती है? कम हो जाती है, ठीक है। अब बेटा लास्ट पे आपका इसका पावर फैक्टर है।